2 अक्टूबर। हम जैसे 2 अक्टूबर के बारे में सुनते हैं, हमारे मन में, हमारे विचार में बस एक ही बात आती है कि 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस या जयंती है। लेकिन इसी 2 अक्टूबर के भारत के लाल और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती है। ये बात बहुत कम जनता लोग को ध्यान में रहता है। आज हम लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में घटने वाली एक बहुत ही बड़ी घटना, उनके जीवन के अंतिम घटना के बारे में बात करने वाले हैं। ताशकंद समझौता, जो कि 11 जनवरी 1966 को किया गया था और ये एक रहस्यमयी समझौता था। इस समझौता के बाद भारत ने क्या खोया और क्या हासिल किया, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस समझौते में मध्यस्थता के रूप में सोवियत रूस के प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसिगिन थे और यह समझौता पाकिस्तान के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच किया गया था। ताशकंद समझौते के मुख्य बिंदु के अगर बारे में हम बात करें तो यह समझौता वर्तमान उज्बेकिस्तान के राजधानी और उस समय के सोवियत रूस के एक शहर में हुआ था जिसका नाम था ताशकंद, और इसीलिए इस समझौते का नाम ताशकंद समझौता रखा गया है। यह समझौता 1965 के भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बाद किया गया शांति के प्रयास के लिए यह समझौता किया गया था। यह समझौता 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ और इसमें हस्ताक्षर 10 जनवरी 1966 को ही ताशकंद में किया गया। इसमें भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री, पाकिस्तान की ओर से अयूब खान राष्ट्रपति और मध्यस्थता के लिए सोवियत रूस के प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसिगिन मौजूद थे और उन्हीं की उपस्थिति में यह समझौता पे हस्ताक्षर किया गया। आखिर भारत और पाकिस्तान के युद्ध के पीछे के कारण क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं कि 1965 का भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध क्यों हुआ। सबसे बड़ा कारण 1962 का भारत और चीन का युद्ध। इस युद्ध में भारत चीन से हार चुका था और कहीं न कहीं भारतीय सेना थोड़ी कमजोर हो गई थी और इस चीन में भारत ने अक्साई चीन जैसे लद्दाख के उस हिस्से को गंवा दिया था जो कि वर्तमान जम्मू और कश्मीर का हिस्सा था। इसीलिए पाकिस्तान के मन में ऐसा आता है, ऐसा ख्याल आता है कि हम भारत के इस कमजोरी का फायदा उठाकर अगर चीन अक्साई चीन को ले जा सकता है तो हम भी पूरे जम्मू एंड कश्मीर के हिस्से को छीन सकते हैं या फिर युद्ध में जीत सकते हैं। दूसरा कारण था 1965 में भारत में भीषण अकाल, भीषण सूखा पड़ा जिससे भारत का अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के इन दोनों कमजोरियों को देखते हुए एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन जिब्राल्टर, और इस ऑपरेशन जिब्राल्टर में पाकिस्तान ने सैनिकों को सामान्य नागरिक के भेष में कश्मीर की ओर भेजता है ताकि कश्मीर की जनता भारत के सरकार के प्रति रुष्ट हो जाए और विद्रोह खड़ा कर दे। लेकिन पाकिस्तान का यह प्रयास सफल नहीं हो पाता है। यह भी एक कारण है 1965 के उस भीषण युद्ध का। इसके बाद जनवरी 1965 में कच्छ के रण में भारत और पाकिस्तान, जो कि गुजरात का कच्छ है, वहां पे भारत और पाकिस्तान के दोनों सेनाओं के बीच मामूली झड़प होती है जिससे पाकिस्तान का मनोबल थोड़ा सा बढ़ जाता है और उसी मनोबल बढ़ने की वजह से वह 1965 में इस युद्ध की परिकल्पना करता है। पाकिस्तान को उम्मीद था कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिलेगा क्योंकि चीन को बहुत बड़ी जीत हासिल हो चुकी थी 1962 में। इसके बाद पहले समझते हैं इस मैप के माध्यम से कि क्या क्या घटना को वहां पे किया गया। ऑपरेशन जिब्राल्टर में पाकिस्तान के सैनिक सामान्य नागरिक के भेष में बिल्कुल 1947-48 की ही तर्ज पर घुसते हैं और यहां पर कश्मीर में घुसकर भारत के सरकार के प्रति कश्मीर की जनता को भड़काते हैं। जब भारत के सैनिकों को यह बात मालूम चलती है तो ऑपरेशन जिब्राल्टर के जवाब देने के लिए भारत ने ऑपरेशन बक्सी चलाया और उरी और पुंछ के बीच में एक स्थान है हाजीपीर दर्रा। यहां पे पाकिस्तानियों का कब्जा हो चुका था। पहले भारतीय सेनाओं ने साहस और बहादुरी के साथ इस दर्रे को, इस चोटी पर तिरंगा फहराया। उसके बाद पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई करते हुए जम्मू के पास, जम्मू में अखनूर में हमला करता है और अखनूर के स्थान को, इस एरिया को कब्जा कर लेता है, जिसमें भारत के जवानों ने, भारत के सैनिकों ने उसको जवाब देते हुए और पाकिस्तान को अखनूर से खदेड़ भगाती है और 1 सितंबर 1965 के अखनूर के इस युद्ध में भारत की जीत होती है। इसके बाद भारतीय सेना अपनी साहस और शक्ति का परिचय देते हुए
आगे पाकिस्तान को बहुत बड़ा चोट पहुंचाती है, क्योंकि उस समय अकाल था और कहीं ना कहीं राशन की भी कमी हो चुकी थी भारत में। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत की जनता से एक अपील भी किया था कि आप अगर हो सके तो सप्ताह में एक दिन का उपवास करके राशन को सेना के पास भेजिए, ताकि सेना इस युद्ध को लड़ सके। और इसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का भी नारा पूरे देश के सामने रखा था, क्योंकि किसी भी देश का दो मुख्य स्तंभ होते हैं, एक जवान जो सरहदों की रक्षा करते हैं और एक किसान जो सभी जनता का पेट भरते हैं, उनका जीवन का रक्षा करते हैं। इसमें भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान के सियालकोट में घुसकर सियालकोट को तबाह कर दिया, और यह सियालकोट इतिहास के पन्ने में दर्ज हो चुका है भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा टैंक वॉर, और दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद यह सबसे बड़ा टैंक वॉर जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था सियालकोट में। उसके बाद भारत ने सियालकोट को अपने कब्जे में ले लिया था। फिर बरकी में पाकिस्तान को भारत ने खदेड़ दिया और बरकी में घुसकर बरकी पे भी अपना कब्जा जमा लिया। पाकिस्तान ने भारत के हिस्से में घुसने का प्रयास किया, खेमकरन में घुसने का प्रयास किया, जहां पे भारत ने पाकिस्तान के 100 टैंकों को ध्वस्त कर दिया, और इस युद्ध में वीर अब्दुल हमीद ने बहुत बड़ा योगदान दिया, और एक मामूली जीप गन से उन्होंने पाकिस्तान के कितनी सारी टैंकों को बर्बाद कर दिया, जिसके बाद वीर अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद भारत ने लाहौर में घुसकर, लाहौर के पास डोगराई जो कि लाहौर का हिस्सा है, वहां पे घुसकर भारत के सैनिकों ने अपना परचम लहराया और वहां के बहुत सारे बंकर्स को, बहुत सारे पुलिस स्टेशंस को अपने कब्जे में ले लिया, और भारत लाहौर तक घुस के पाकिस्तान को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। और इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 740 वर्ग किलोमीटर को जीत लिया, उस पर अपना कब्जा कर लिया, जबकि पाकिस्तान भारत के 210 वर्ग किलोमीटर जो कि जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, वहां पे अपना कब्जा जमा चुका था। इसके बाद इस युद्ध में खराब परिस्थितियों और अकाल जैसी स्थिति के बाद भी भारतीय सैनिकों ने शक्ति और साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान को खदेड़ा, और 1965 का यह युद्ध भारत पाकिस्तान से जीत चुका था। इस युद्ध में पाकिस्तान ने अमेरिका से प्राप्त बहुत सारे ऐसे उन्नत हथियार का इस्तेमाल किया। अमेरिका 1965 की बात हो या फिर 1971 की बात हो, हमेशा भारत के विरुद्ध खड़ा रहा है, और अमेरिका ने पाकिस्तान को उस समय बहुत सारे उन्नत टैंक, हथियार और फाइटर जेट्स दिए थे ताकि वो भारत को हरा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। भारत के वीरों ने इसका सामना किया और जीत दर्ज किया। भारत ने साधारण हथियारों से और अपनी सैनिकों के साहस, बहादुरी से इस युद्ध को जीता और पाकिस्तान को पीछे ढकेल दिया। इसके बाद दौर आता है जब भारत जीत चुका था, बहुत आगे बढ़ चुका था। उसके बाद यूएन और सोवियत राष्ट्र के प्रभाव में या फिर उनके रिक्वेस्ट पर, उनके मध्यस्थता पे भारत को युद्ध विराम करना पड़ा, जो कि 22 सितंबर को यूएन में पारित हुआ, और 23 सितंबर 1965 से के आधी रात से यह युद्ध विराम लागू हो गया। संघर्ष विराम तक विश्व यह देख चुका था कि भारत की स्थिति या फिर भारत की बहादुरी अब कम नहीं रही है। 1965 के उस हार के बाद भी भारत की सेना युद्ध करने में सक्षम थे, और इस युद्ध के जीतने में भी भारत ने अपना बल दिखाया। भारत के सेनाओं ने पाकिस्तान के मंसूबे को मिट्टी में मिला दिया, और इस जंग में भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से कैजुअलिटीज हुई, दोनों की तरफ से सेनाओं की मृत्यु हुई, शहादत हुई, जिसमें पाकिस्तान के लगभग 3800 सैनिक मारे गए, और भारत ने अपने 3000 वीरों को शहादत को देखा, अपने वीरों को खो दिया। अब इस ताशकंद समझौता के बारे में देखते हैं। यह भारत और पाकिस्तान के बीच इस क्षेत्र में युद्ध हुआ, और सोवियत रूस के प्रयास से यह समझौता ताशकंद, जो कि उस समय सोवियत रूस और अभी उज्बेकिस्तान का राजधानी है, यहां पे इस समझौते को किया गया। यह एक पहेली ही है, यह भारत को यह बात को मान जाना कि वो किसी और देश में जाकर इस समझौते को करे, समय से थोड़ा सा परे है। इस समझौते में अयूब खान, लाल बहादुर शास्त्री और मध्यस्थता के लिए अलेक्सी कोसिगिन, जो कि रूस के पीएम थे उस समय के, वे सम्मिलित हुए।
इस समझौते में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 3 जनवरी 1966 को ताशकंद पहुंच चुके थे, लेकिन ये बैठक, ये मीटिंग्स 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक लगातार चली, जिसमें 9 जनवरी तक किसी भी परिस्थिति में या फिर किसी भी एक पॉइंट पर, एक निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे थे, न पाकिस्तान न भारत, और सोवियत रूस के प्रयास से भी 9 जनवरी 1966 तक कोई भी परिस्थिति नहीं बन पा रही। फिर अचानक न जाने किस दबाव में आकर, किस परिस्थिति में आकर लाल बहादुर शास्त्री 10 जनवरी को ये समझौता पे हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और 10 जनवरी के ही शाम को शास्त्री जी ये हस्ताक्षर पे साइन कर इस समझौते पे साइन करते हैं। और इस समझौते में क्या था, इसके बारे में एक बार देखते हैं। इस समझौते में था कि दोनों देश जीते हुए भूभाग को वापस कर देंगे, जिसमें से भारत ने लगभग 750 वर्ग किलोमीटर जीतता था, जबकि पाकिस्तान महज 210 किलोमीटर ही वर्ग किलोमीटर ही भारत की भूमि को कब्जा कर पाया था। इसके बाद युद्ध बंदियों को रिहा कर देना। इस परिस्थिति में भी भारत पाकिस्तान के अधिक युद्ध बंदी रखे थे, जबकि पाकिस्तान के पास भारत के कम ही सेना युद्धबंदी के रूप में मौजूद थे। इसके बाद राजनीतिक और व्यापारिक संबंध को सुधारे जाएंगे, ये प्रस्ताव भी इस समझौता में रखा गया था। शास्त्री के प्रयास करने के बाद भी, शास्त्री ये प्रयास कर रहे थे कि अयूब खान भारत और पाकिस्तान के बीच नो वॉर क्लोज पे साइन कर दे। अब ये नो वॉर क्लोज क्या है कि भारत और पाकिस्तान दोबारा कभी युद्ध की परिस्थिति में नहीं जाएंगे, इस पे साइन कर दे। लेकिन अयूब खान के साथ गए जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि 1971 के जंग के जिम्मेदार भी हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो ने अयूब खान को कन्विंस किया, उन्हें धमकाया कि यदि वो ऐसा करते हैं, नो वॉर क्लोज पे साइन करते हैं, तो वो पाकिस्तान की जनता को अयूब खान के खिलाफ भड़का देगी। इस डर से अयूब खान ने नो वॉर क्लोज पे हस्ताक्षर नहीं किया। इस समझौता और संघर्ष विराम के बाद यह बात भी आती है कि भारतीय आर्मी का चीफ ने लाल बहादुर शास्त्री को सीज फायर के लिए मनाया था, ये बात बोलकर कि भारत के पास अब असला बारूद, गोला बारूद या हथियार की स्टॉक खत्म हो चुका था। लेकिन बाद में ये न्यूज आई कि स्टॉक्स महज 20% ही खत्म हुए थे। अभी भारत और युद्ध करने के स्थिति में था, उसके पास रिसोर्सेस थे। इसमें गलत रिपोर्ट को भी एक माना जाता है इस समझौते के पीछे का कारण, या फिर सीज फायर यानी संघर्ष विराम के पीछे का कारण। जब यह समझौता हुआ 10 जनवरी 1966 के, उसी दिन आधी रात को लाल बहादुर शास्त्री का रहस्यमय निधन हो जाता है, जिसका कारण वैसे तो हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा पड़ना बताया जाता है, लेकिन अभी तक इसकी परिस्थिति को पूरी तरह से समझ पाना मुश्किल है। शास्त्री के शरीर का पोस्टमार्टम का ना होना संदेह के घेरे में खड़ा करता है कि इनकी मौत एक आकस्मिक मौत थी, प्राकृतिक मौत थी, या फिर कोई साजिश के तहत इनको मार डाला गया था। शास्त्री जी के परिवार वालों से बात होने के बाद यह बात क्लियर हुआ था कि इनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाना भी एक कारण है इनकी मौत को रहस्य में डालने के पीछे। मृत्यु की रात जो शास्त्री जी के अपने व्यक्तिगत रसोइये थे रामनाथ, वो उस रात उनके लिए भोजन तैयार नहीं किए थे, बल्कि उस समय रूस में मौजूद भारत के राजदूत टीएन कोल के रसोइये जान मोहम्मद ने शास्त्री जी के लिए पालक, आलू का सब्जी और रोटी बनाया था। और अंत में शास्त्री जी के लिए 1 गिलास दूध आधी रात को दिया गया था, और उस दूध को पीने के बाद शास्त्री जी सोने चले गए, जिसके बाद उनको दिल का दौरा पड़ने की बातें आती हैं। परिवार वालों ने शास्त्री जी के शरीर पे नीले धब्बे होने का भी संदेह जताया है, जिसके वजह से यह परिस्थिति और क्लियर होती है कि शायद ये उनकी आकस्मिक मौत नहीं थी। लेकिन अभी तक कोई भी सरकार, या तो शास्त्री जी के बाद बनी इंदिरा सरकार या फिर वर्तमान सरकार तक, इसका निष्पक्ष जांच नहीं हो पाया है। न ही इसका निष्पक्ष जांच रूस ने किया, न ही भारत के सरकार ने किया। और ऐसी संदेहात्मक मृत्यु के बाद भी अगर आप उनके मृतक शरीर का पोस्टमार्टम नहीं करते हैं, तो ये संदेह बना हुआ रहेगा कि शास्त्री जी का मौत आखिर क्यों हुआ, किस मजबूरी में आकर। 4 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक अगर शास्त्री जी परिस्थिति पे नहीं अमल कर पा रहे थे, समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे, तो क्यों 10 जनवरी के रात को ही, 10 जनवरी के शाम को ही उन्हें हस्ताक्षर करना पड़ा समझौते पे, ताशकंद समझौते पे। और उसी आधी रात को
उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि इससे पहले भी उनका 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका था, इसीलिए ये बात बताया जाता है कि ये उनका तीसरा दिल का दौरा हो सकता है, क्योंकि भारत ने इस समझौते पे, भारत के जनता इस समझौते को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इस समझौते को अपनाने से इनकार कर सकते हैं। इसीलिए हो सकता है कि शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा हो, लेकिन बहुत चांस ये है कि निष्पक्ष जांच नहीं हो पाना और शास्त्री जी के शरीर का पोस्टमार्टम नहीं होना, उनके परिवार का यह संदेह होना कि नीला धब्बा था और उनके अपने रसोइये के बदले उस रात जान मोहम्मद का खाना बनाना और दूध पिलाना शास्त्री जी के मौत को एक रहस्य में डालती है। और हमारी अभी भी यही निवेदन रहेगा सरकार से कि यदि पॉसिबल है तो इनकी मृत्यु का जांच कराया जाए। आपका एसबीआईटी ट्यूटोरियल में अगले वीडियो के लिए मैं जल्द ही आऊंगा। अगर आपको एसबीआईटी ट्यूटोरियल का वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारियां या फिर भारत के इतिहास से जुड़ी हुई जानकारियां लगातार मिलती रहे। मैं जल्द आप लोग के सामने आऊंगा दोबारा, तब तक के लिए धन्यवाद।